Assalamu alaikum जी. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the Law Session. हम कानून शहादत ऑर्डर पढ़ रहे हैं. आज इसमें चैप्टर नंबर 8 करेंगे जो कि स्टॉपल के रिगार्डिंग है. ये बड़ा वेल इस्टेब्लिश्ड और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस है. तीन ही आर्टिकल्स हैं इस चैप्टर में. आर्टिकल 114 ये हमें जनरल प्रिंसिपल बता रहा है कि स्टॉपल होता क्या है. When one person has by his declaration, act or omission, तीन बातें आ गई. जब कोई भी पर्सन अपने डेक्लेरेशन के थ्रू, डेक्लेरेशन मीन्स ऐलान करना या कोई स्टेटमेंट वगैरह देना, या अपने किसी एक्ट के थ्रू कोई ऐसा काम करता है या कोई ओमिशन करता है. ओमिशन मीन्स कोई जो अगर कोई पर्सन किसी एक्ट को करने के लिए बाउंड हो और वो उसको ना करे तो उसको ओमिशन कहते हैं. जब कोई भी पर्सन अपने किसी डेक्लेरेशन, एक्ट या ओमिशन के थ्रू इंटेंशनली कॉज्ड, यहाँ पे इंटेंशन उसकी होनी चाहिए, इंटेंशनली कॉज्ड और परमिटेड अनदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू, कि वो अपने डेक्लेरेशन, एक्ट या ओमिशन के थ्रू इंटेंशनली किसी दूसरे पर्सन को ये यकीन दिलाता है कि एक सर्टन थिंग जो वो कह रहा है, जो वो अपने एक्ट से कर रहा है, वो ट्रू है, सच्ची है बिल्कुल. एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीव, और वो उसको सच मानते हुए उस बात को उस पे एक्ट करे. तो इस सूरत में नीदर ही नॉर हिज रिप्रेजेंटेटिव, ना तो वो खुद ना ही उसके रिप्रेजेंटेटिव है, शैल बी अलाउड, शैल का वर्ड आ गया, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा. इन एनी सूट, किसी भी सूट में, और प्रोसीडिंग्स, किसी भी प्रोसीडिंग्स में, बिटवीन हिमसेल्फ एंड सच पर्सन, उस पर्सन के जो पर्सन ने वो एक्ट, ओमिशन या डेक्लेरेशन किया उसके, और जो दूसरा पर्सन जिसको उसने उसकी बात को सच मानते हुए उस पर कोई एक्ट कर लिया था, उसके दरमियान अगर बाद में कोई लिटिगेशन वगैरह स्टार्ट होती है तो इस सूरत में और हिज रिप्रेजेंटेटिव या उनके रिप्रेजेंटेटिव के दरमियान होती है टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग, तो वो उस बात से इनकार नहीं कर सकता जो उसने पहले किया था, जो डेक्लेरेशन दी थी, जो एक्ट किया था या ओमिशन किया था. सिंप्लीफाई करें, अगर एक पर्सन अपने किसी डेक्लेरेशन, एक्ट या ओमिशन के ज़रिए इंटेंशनली किसी दूसरे बंदे को डिफ्रॉड करने के लिए उसको किसी बात का ट्रुथफुल होना बताता है कि ये सच्ची बात है, और वो दूसरा पर्सन उसकी बात को सच मानते हुए उस पे एक्ट करता है, तो इस सूरत में अगर उसको कोई नुकसान होता है और बाद में वो लिटिगेशन में जाते हैं, तो जिस पर्सन ने डेक्लेरेशन दी थी, वो एक्ट या ओमिशन किया था जिसकी इंटेंशन उसको फ्रॉड करने के लिए थी, तो वो अपने इस डेक्लेरेशन, एक्ट या ओमिशन से डिनाई नहीं कर सकता, इससे इनकार नहीं कर सकता, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा. ये स्टॉपल है. अब इसको अगर इलस्ट्रेशन से देखें तो हमें बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड्स बी टू बिलीव that certain land belongs to A and thereby induces B to buy and pay for it. A B को डिफ्रॉड करने के लिए इंटेंशनली उससे झूठ बोलता है कि ये जो ज़मीन है ये मेरी है. इनफैक्ट वो ज़मीन उसकी नहीं होती, वो उसके फादर की होती है, लेकिन वो बी को ये यकीन दिलाता है कि ये ज़मीन मेरे नाम है, मैं इसका ओनर हूँ, आप ये ज़मीन मुझसे ख़रीद लो, इस ज़मीन ने 2 साल बाद बहुत महंगा हो जाना है, तो और आप मुझे इसके लिए पेमेंट कर दो, आप मेरे से ये ज़मीन ख़रीद लो, और वो उसको उसकी बात को सच मानते हुए उसको पेमेंट वगैरह कर देता है. द लैंड आफ्टरवर्ड्स बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए, लेकिन बाद में कुछ अरसे बाद के उसके ए के फादर की डेथ हो जाती है और बाद में वो प्रॉपर्टी, वो ज़मीन, वो लैंड ए के नाम ट्रांसफ़र हो जाती है थ्रू सक्सेशन. And A seeks to set aside the sale on the ground that at the time of sale he had no title. He must not be allowed to prove his want of title. तो बाद में यहाँ पे वो लिटिगेशन में चला जाता है बी के जी ये मेरे नाम ये ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, तो ए वहाँ पे अगर ये प्ली लेता है कि जी जब ये एग्रीमेंट टू सेल हमारे दरमियान हुआ था उस वक्त तो मैं मालिक ही नहीं था, सो यहाँ पे उसको रोक दिया जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप ये प्ली नहीं ले सकते हो, आप पे स्टॉपल लग रहा है. अब आपके पास ज़मीन आ गई है, आपके पास टाइटल आ गया है, अब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करोगे, उसके नाम
ट्रांसफ़र करोगे ज़मीन। सो कहने का मतलब ये है कि पहले जो उसने एक्ट या ओमिशन या किसी अपनी डेक्लेरेशन के थ्रू अगर एक बात कह दी और उसको सही मानते हुए उसको यकीन दिलवाया दूसरे पर्सन को कि ये सही बात है, और उसने उसको सही मानते हुए उस पर कोई एक्ट कर लिया जिससे उसको लॉस हुआ है, तो बाद में पहले वाला पर्सन अपनी बात से डिनाई नहीं कर सकता, उस पर स्टॉपर लग जाता है। नेक्स्ट, अब इसकी काइंड्स वगैरह क्या हैं, क्या एक्सेप्शंस है, वो हम एंड में करेंगे। अभी बेयर एक्ट को पूरा कर लेते हैं। आर्टिकल 115 नेक्स्ट, अब ये बता रहा है कि टेनेंट और लाइसेंसी इन पे कैसे स्टॉपर लगेगा। जो एक टेनेंट होता है और लैंडलॉर्ड, इनके दरमियान जो एग्रीमेंट होता है उसको टेनेंसी एग्रीमेंट कहते हैं। फिर इस तरह लाइसेंसर और लाइसेंसी के दरमियान होता है। इन दोनों पे आर्टिकल 115 के में कुछ सर्टन कंडीशन बताई गई हैं जो इन पे स्टॉपर लगा रही है। नो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पहली बात आ गई कि ये प्रॉपर्टी इमूवेबल होनी चाहिए। नो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और पर्सन क्लेमिंग थ्रू सच टेनेंट, या कोई ऐसा पर्सन जो उस टेनेंट के थ्रू चैलेंज कर रहा है, क्लेम कर रहा है। अब वो कोई सब टेनेंट भी हो सकता है, कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है उस टेनेंट का, ये सारे अलाउड है। और पर्सन क्लेमिंग थ्रू सच टेनेंट शेल ड्यूरिंग द कंटिन्यूंस ऑफ द टेनेंसी, कि जब तक उनकी टेनेंसी का जो एग्रीमेंट है वो कंटिन्यूंस में है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, बी परमिटेड टू डिनाई द लैंडलॉर्ड ऑफ सच tenant had at the beginning of the tenancy a title to such immovable property। तो वो उन पे स्टॉपर इस तरह लगेगा कि वो ये प्ली नहीं ले सकते कि जब हमारे दरमियान अभी उनका टेनेंसी एग्रीमेंट ख़त्म नहीं हुआ, कंटिन्यूंस में है, और वो वहाँ पे ये प्ली नहीं ले सकते कि जब हमारे दरमियान जब ये टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ था उस वक़्त इस लैंडलॉर्ड के पास टाइटल ही नहीं था। वो इस बात को चैलेंज ही नहीं कर सकते, उनको उन पे यहाँ पे स्टॉपर लग रहा है। वो ये नहीं कह सकते कि नहीं जी, जब हमारा एग्रीमेंट हुआ था ये तो लैंडलॉर्ड ही नहीं था, इसके पास तो टाइटल ही नहीं था, मैं इसको रेंट क्यों दूँ। नहीं, उसको रेंट देना पड़ेगा। उस पे यहाँ पे स्टॉपर लग रहा है कि एक टेनेंसी एग्रीमेंट है, उसकी कंटिन्यूंस के दरमियान आपने एक दफ़ा कर लिया है, उसकी कंटिन्यूंस के दरमियान आप उसके टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकते। नो पर्सन हु केम अपॉन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बाई लाइसेंस ऑफ द पर्सन इन पोजेशन देयर ऑफ शेल बी परमिटेड टू डिनाई that such person had a title to such possession at the time when such license was given। दूसरी बात ये आ गई कि अगर एक लाइसेंसर ने एक लाइसेंसी को किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई लाइसेंस वगैरह दिया, आप वहाँ पे जा सकते हो, और इसके बाद फिर वो लाइसेंसी जो है वो इस बात को चैलेंज नहीं कर सकता कि जब ये हमारा एग्रीमेंट हुआ था, जब मुझे ये लाइसेंस दिया गया था उस लाइसेंसर की तरफ से, उसके पास पोजेशन का उस वक़्त टाइटल नहीं था, वो इस बात को चैलेंज नहीं कर सकता। सिंप्लीफाई करें, आर्टिकल 115 में टेनेंट को बार किया गया, उस पर स्टॉपर लगाया गया कि वो जब तक कंटिन्यूंस रहेगा उसका एग्रीमेंट ऑफ टेनेंसी, तब तक वो उस लैंडलॉर्ड के टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकता। सेम वे जो लाइसेंसी है वो लाइसेंसर के टाइटल टू पोजेशन को चैलेंज नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 115 में बताया गया है, इन दोनों पे स्टॉपर लगेगा। लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 116, स्टॉपर ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी। अब यहाँ पे जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, कोई भी परनोट हो गया, कोई भी चेक वगैरह हो गया, इसको एक बंदा ड्रॉ करता है, लिखता है, फिल अप करता है, उसको ड्रॉअर कहते हैं, और जो उसको एक्सेप्ट करता है, जिसके लिए वो दिया जाता है, वो परनोट, वो चेक, वो बिल ऑफ एक्सचेंज, उसको एक्सेप्टर कहते हैं। अब बेली और लाइसेंसी, अब बेली कौन से होते हैं? मैं अपना अगर कोई भी चीज़ किसी ख़ास पर्पज़ के लिए किसी दूसरे पर्सन को देता हूँ तो मैं बेलर हूँ, वो बेली है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं अपनी कार वगैरह को वर्कशॉप में देता हूँ उसका काम वगैरह करवाने के लिए, तो मैं बेलर हूँ, वो बेली है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर हम पढ़ें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है, ये उसमें सारा एक्सप्लेन किया गया है, बेलर कौन होता है, बेली कौन होता है। अब यहाँ पे इन पे आर्टिकल 116 के अंडर जो है वो स्टॉपर लगाया गया है। नो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज
मैंने पहले ही बताया गया कि जिसके नाम वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया है वो पर्सन, नो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज शैल बी परमिटेड टू डिनाई दैट द ड्रॉअर हैड अथॉरिटी टू ड्रॉ सच बिल और टू इंडोर्स इट। पहली बात कि जो एक्सेप्टर है जिसके नाम वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया है वो उस पे स्टॉपर लगता है, वो इस बात को चैलेंज नहीं कर सकता कि इसने जो बिल ऑफ एक्सचेंज मुझे दिया है इसके पास अथॉरिटी नहीं थी कि ये इसको ड्रॉ करे या इसको एंडोर्स करे। पहली बात इस पे लग गया। नॉर शैल एनी बेली और लाइसेंसी बी परमिटेड टू डिनाई दैट his bailor or licensor had at the time when the bailment or license commenced authority to make such bailment or grant such license। दूसरी बात उन्होंने ये लगा दी है कि जो बेली होगा, मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है। जैसे मैंने अपनी वर्कशॉप की, मैं अगर अपनी गाड़ी को वर्कशॉप में देता हूँ तो मैं बेलर हूँ और जिस वर्कशॉप के मालिक को मैंने दिया वो बेली होगा। इसी तरह लाइसेंसर जो किसी को लाइसेंस देता है किसी काम के करने का वो लाइसेंसर, और जिसको दिया जाता है वो लाइसेंसी होता है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि कोई भी बेली और लाइसेंसी उन पे स्टॉपर लगेगा, उनको परमिट नहीं किया जाएगा कि वो डिनाई करें कि जब ये एग्रीमेंट हुआ था बेलमेंट का या लाइसेंस का, जिस वक्त हुआ था उनके पास बेलमेंट और लाइसेंस ग्रांट करने की अथॉरिटी नहीं थी, वो इस बात को चैलेंज नहीं कर सकते, इन पे स्टॉपर लगेगा। फिर मैं क्लियर करूं कि जो एक्सेप्टर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का उस पे ये स्टॉपर लगता है कि वो ये चैलेंज नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता कि जो ड्रॉअर था उसके पास उस बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करने की अथॉरिटी नहीं थी या उसको इंडोर्स करने की अथॉरिटी नहीं थी। सेम वे जो बेली होगा और जो लाइसेंसी होगा उन दोनों पे भी स्टॉपर लगेगा, वो डिनाई नहीं कर सकते कि जब ये बेलमेंट का एग्रीमेंट किया गया था या लाइसेंस वगैरह ग्रांट किया गया था उस वक़्त उस बेलर या उस लाइसेंसर के पास अथॉरिटी नहीं थी बेलमेंट की या उस लाइसेंस को देने की। अब इसके साथ दो एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन वन, the acceptor of bill of exchange may deny that the bill was really drawn by the person by whom it purports to have been drawn। वो एक्सप्लेनेशन वन में ये बताया गया कि ठीक है वो ये तो डिनाई नहीं कर सकता, इस बात को वो चैलेंज नहीं कर सकता, उस पर स्टॉपर लग जाएगा कि ड्रॉअर के पास अथॉरिटी नहीं थी, वो इसको इंडोर्स नहीं कर सकता, ये तो वो चैलेंज नहीं कर सकता, यहाँ पे स्टॉपर है। बट वो ये चैलेंज ज़रूर कर सकता है कि जिस पर्सन की तरफ से ये बिल ऑफ एक्सचेंज, ये प्रमोट, ये चेक वगैरह ड्रॉ किए गए हैं ये उसकी तरफ से नहीं किए गए, किसी और की तरफ से किए गए हैं, इस हद तक वो चैलेंज कर सकता है। The acceptor of bill of exchange may deny that the bill was really drawn by the person by whom it purports to have been drawn। कि वो इसको चैलेंज कर सकता है कि जी जिस पर्सन की तरफ से ये ड्रॉ किया जाना था ये उसकी तरफ से नहीं किया गया, ये किसी और ने किया। एक्सप्लेनेशन टू, इफ़ अ बेली डिलीवर्स द गुड्स बेल टू अ पर्सन अदर देन द बेलर ही मे प्रूव दैट सच पर्सन हैड अ राइट टू देम अगेंस्ट द बेलर। बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। इसमें देखें जो एस्टॉपल लग रहा था बेली पे वो ये लग रहा था कि जो एग्रीमेंट उसका हुआ था बेलमेंट का, जो कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट का हुआ था उसमें वो ये डिनाई नहीं कर सकता था कि जो बेलर है उसके पास बेलमेंट का राइट नहीं है, यहाँ तक उसके पे स्टॉपल है। एक्सप्लेनेशन टू में ये कह रहे हैं कि अगर उस बेली ने वो गुड्स किसी थर्ड पर्सन को डिलीवर की हैं उस बेलर के अलावा तो इस हद तक वो प्रूव कर सकता है कि उसके पास राइट था कि वो किसी थर्ड पर्सन को वो गुड्स ट्रांसफ़र करे। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर इंस्टेंस मेरी एक गाड़ी है, मैंने इसको वर्कशॉप में दे दी कि इसका काम वगैरह होना था, मैं बेलर हूँ, वो वर्कशॉप वाला बेली है। इसके बाद अगर मैं अपने भाई को भेज देता हूँ कि जाओ जी जाके ये पैसे दे देना और गाड़ी वहाँ से ले आओ, तो यहाँ पे कल कला को अगर मेरा और उस वर्कशॉप के मालिक का कोई डिस्प्यूट होता है कि आपने गाड़ी क्यों दी, तो यहाँ पे वो जो बेली है वो वर्कशॉप का मालिक है, उसके पास ये राइट होगा कि वो प्रूव कर सके कि जी मुझे अलाउ किया गया था इस बेलर की तरफ से कि ये गाड़ी मैं
इनके भाई को दे दूं। मेरी फ़ोन पे इन्होंने बात हुई थी इनसे और इन्होंने कहा कि मेरा भाई आ गया, इसको आप गाड़ी दे दो। तो एक्सप्लेनेशन 2 में सिंपल ये कहा गया है कि गुड्स जो कि अगर किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र की गई हैं उस बेली की तरफ से, तो उसके पास राइट है कि वो ये प्रूव कर सकता है कि उसके पास राइट था कि वो किसी थर्ड पर्सन को वो गुड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर सके। सो ये था आर्टिकल 116। इसमें स्टॉपल लग रहा है एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी पे। अब ये स्टॉपल जो इसकी काइंड्स को अगर हम करें तो पहली तो आ जाती है बाई कंडक्ट। ये जो आर्टिकल 114 में हमने पढ़ी है, ये बाई कंडक्ट है स्टॉपल के, जिसमें डेक्लेरेशन भी आ रहा है, जिसमें एक्ट भी आ रहा है, जिसमें ओमिशन भी आ रहा है। इसके बाद जो दूसरी आती है स्टॉपल बाई डीड, कि अगर आपने इन राइटिंग कोई डीड वगैरह तैयार की है तो कल को उससे आप डिनाई नहीं कर सकते, वहाँ पे स्टॉपल लग जाता है। फिर आ जाता है स्टॉपल बाई प्रॉमिस। प्रॉमिस मींस कि अगर कोई प्रॉमिस वगैरह कर लिया गया किसी के साथ तो उस पे भी स्टॉपल अब लग जाता है कि आपने ये पहले प्रॉमिस किया था, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। फिर इक्विटेबल स्टॉपल। इक्विटेबल स्टॉपल ये होता है कि जहाँ पे जो कि अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं किया जाता, अप्लाई किया जाता, बट लॉ से हट के जस्टिस करने के लिए स्टॉपल लगाया जाता है, यानी अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं लग रहा, जो आर्टिकल 114, 15, 16 इनके अकॉर्डिंगली नहीं लग रहा, लेकिन जस्टिस करने के लिए, इक्विटी के लिए कोर्ट को वहाँ पे किसी पार्टी को पे स्टॉपल लगा सकती है कि आप इस बात से वापस नहीं हो सकते। फिर आ जाता है स्टॉपल बाई रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में जिसमें जो किसी किस्म का रिकॉर्ड है उसमें अगर कोई बात है तो उससे डिनाई नहीं किया जा सकता। कोर्ट का कोई रिकॉर्ड वगैरह हो सकता है, कोर्ट की जजमेंट्स वगैरह हो सकती हैं, लेकिन अब ये जो कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं, ये अब स्टॉपर अगर हम इसको साथ देखें रेस जुडिकाटा के, तो उसमें ये है कि वो रेस जुडिकाटा में बार किया जा रहा था कि कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन को बार किया जा रहा था कि वो उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं ले सकती अगर मैटर एक दफ़ा डिसाइड हो गया बिटवीन द सेम पार्टीज़। बट स्टॉपल में ये है कि ये पार्टीज़ को बार कर रहा है, ये उन जो पार्टीज़ हैं उनके दरमियान अप्लाई होता है, ये कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन पे नहीं जाता। रेस जुडिकाटा में कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बाहर हो रही थी, स्टॉपल में ये पार्टीज़ को बाहर कर रहा है कि आप अपने कंडक्ट से, अपने किसी डेक्लरेशन से, किसी एक्ट से, ओमिशन से आप उससे इनकार नहीं कर सकते, उससे डिनाई नहीं कर सकते। सो ये थी कुछ काइंड्स बाई कंडक्ट। डीड हो गई, फिर इक्विटेबल हो गई, प्रॉमिस हो गया, फिर उसके बाद लास्ट वन हमने रिकॉर्ड की कर लिया। अगर स्टॉपल की एक्सेप्शंस को देखें तो पहली एक्सेप्शन तो आ जाती है माइनर के अगेंस्ट स्टॉपल नहीं लगता। फॉर इंस्टेंस एक माइनर है, उसने बी को झूठ बोल के उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे बी के अगेंस्ट ए के अगेंस्ट वो जो माइनर स्टॉपल काम नहीं करेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है। लेकिन दूसरी बात एट द सेम टाइम अगर ए ने झूठ बोल के बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और बी माइनर है, तो यहाँ पे वो माइनर जो बी होगा वो ए पे स्टॉपल लगवा सकता है, उसके अगेंस्ट काम करेगा। दूसरा, वॉलंटेरीली अगर किसी ने एक्ट कर लिया, फॉर इंस्टेंस ए ने बी को कहा कि मेरी ये आप प्रॉपर्टी ख़रीद लो, ये 2 साल बाद बड़ी एक्सपेंसिव हो जानी है, इसके पास से मोटरवे गुजरना है, तो आप ये मेरी ज़मीन ख़रीद लो। अब यहाँ पे अगर तो बी को मालूम भी है कि ये झूठ बोल रहा है, यहाँ से कोई मोटरवे नहीं जाना, कोई इस किस्म की प्लान्स वगैरह गवर्नमेंट के नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो उसकी प्रॉपर्टी ख़रीद लेता है, तो यहाँ पे क्योंकि उसने वॉलंटेरीली एक्ट किया है तो उस पे ए के अगेंस्ट स्टॉपल नहीं लगेगा। अब इसी एग्जांपल को आगे लेके चलें। ए ने बी को कहा कि आप मेरी प्रॉपर्टी ख़रीद लो, यहाँ से मोटरवे गुजरना बड़ी एक्सपेंसिव हो जानी है। बी ने तो ना ख़रीदा, बी को पता था कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके पास ही अगर सी बैठा हुआ था, उसने सुन लिया और उसने जाके वो प्रॉपर्टी ए से ख़रीद ली, तो यहाँ पे भी स्टॉपल नहीं लगेगा क्योंकि वो थर्ड पर्सन था, उसने अपने आप में ही मान लिया, उसने इंटेंशनली सी को ए ने नहीं कहा था, ये ऑफ़र नहीं दी थी, वो तो बी को दे रहा था, लेकिन सी पास बैठा था, अगर उसने कह दिया तो यहाँ पे भी ए के अगेंस्ट स्टॉपल नहीं लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है कि जो क्रिमिनल केसेस हैं इनमें स्ट्रिक्टो सेंसो जो है वो स्टॉपल नहीं लगता। फॉर इंस्टेंस 161 की स्टेटमेंट जो पुलिस के सामने दी जाती है,
उस पर बाद में अगर वो दूसरी कोई बात करते हैं तो 161 की स्टेटमेंट पे किसी को सज़ा नहीं होती। यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि इसने 161 की स्टेटमेंट में ये मानना है अपने जुर्म को, इसको सज़ा दे दें, ऐसा नहीं होता। प्लस जो कन्फेशन होता है उससे भी रिट्रैक्ट किया जा सकता है। सो अगर वो रिट्रैक्ट किया गया है और वो ये साबित होता है कि ये वॉलंटरीली नहीं था, जो कन्फेशन उसने किया था, तो उस कन्फेशन की बेस पे भी उसको सज़ा नहीं हो सकती। तो इन स्ट्रिक्ट सेंस जो है क्रिमिनल केसेस पे ये स्टॉपल अप्लाई नहीं हो। लास्ट वन के जो पॉइंट ऑफ लॉज हैं उन पे भी स्टॉपल नहीं लगता। फॉर इंस्टेंस अगर ए ने बी को कहा कि आप चोरी कर सकते हो, अब पीपीसी में चोरी की सज़ा ख़त्म हो गई है, बी ने उसकी बात पे यकीन कर लिया और जाके चोरी कर ली। अब यहाँ पे कल को वो ये नहीं कह सकता जी मुझे ए ने बताया था कि अब तो पीपीसी ख़त्म हो गई है, तो अब यहाँ पे चोरी की कोई सज़ा नहीं है तो आप कर सकते हो। ये लॉ के रिगार्डिंग स्टॉपल नहीं लगता। सेम वे अगर ए और बी के दरमियान अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर करवाना ज़रूरी था अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट, बट ए ने बी को कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, अब रजिस्ट्रेशन एक्ट ख़त्म हो गया, तो कल को बी ये नहीं कह सकता कि मुझे तो जी ए ने कहा था कि अब रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो ख़त्म हो गया, इसको रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी कोई स्टॉपल नहीं लगेगा। ये था स्टॉपल। सिंपल वर्ड्स में अगर किसी पर्सन ने कोई डेक्लेरेशन दी है, कोई एक्ट या ओमिशन किया है जिससे उसने दूसरे पर्सन को यकीन दिलवाया कि कोई एक बात सच है और वो उसकी बात को सच मानते हुए कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे उसको नुकसान होता है, तो कल को जब वो लिटिगेशन में जाएंगे तो पहले वाला पर्सन अपने उस डेक्लेरेशन एक्ट या ओमिशन से डिनाई नहीं कर सकता, उस पर स्टॉपल अप्लाई होगा। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।